नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब पर। मैं हूं संजय विश्वकर्मा और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई सीरीज या आप हम इसको महासंग्राम के नाम से भी जान सकते हैं। यहां पर हम RHEO यानी कि रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस यहाँ पर रहने वाले हैं, जिसका यहाँ पर पार्ट 1 यानी कि इस वीडियो से आपके RHEO की स्पेशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज महासंग्राम की शुरुआत होने जा रही है। साथियों, एक मैं छोटी सी लाइन बोलूंगा, अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो समझ लेना कि आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। तो इसी जज्बे के साथ मेरे साथ आखिर तक बने रहिए और अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानेंगे जो कि आपके RHEO क्वालिटी कंट्रोलर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, साथ में IBPS EFO एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा, जानते हैं बड़ा मजेदार ये सेशन आपका रहने वाला है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो यहां पर बात हो रही है फास्फोरस अपटेक इन एसिडिक सॉइल इन दी फॉर्म ऑफ, यानी कि जो फास्फोरस होता है अम्लीय मृदा में वो किस फॉर्म में अपटेक किया जाता है, पौधे को प्राप्त हो जाता है। अवेलेबल फॉर्म यानी कि उपलब्ध रूप यहां पर पूछ रहा है। काफी अच्छा क्वेश्चन ये है। अगर यहां पर हम इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा H2PO4। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। H2PO4 के रूप में जो है फास्फोरस अवेलेबल होता है अम्लीय मृदाओं में। ठीक है, और एसिडिक फॉर्म में और कौन कौन सा फास्फोरस के फर्टिलाइजर होंगे, तो रॉक फॉस्फेट आपका जो होता है वो एसिडिक सॉइल में हम यूज करते हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के रूप में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बात करें हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो यहां पर बात हो रही है बेसिक स्लैग की। बेसिक स्लैग में फास्फोरस का परसेंटेज यहां पर ये पूछ रहा है। आप सब लोग जानते हैं बेसिक स्लैग में जो होता है 13 से 18% या कहूं 14 से 18% यहां पर फास्फोरस होता है। ठीक है, तो 14 से 18% जो होता है P2O5 की मात्रा होती है। ऑप्शन के हिसाब से यहां पर आपका 18% जो है राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आपको इसको याद रखना है। फिर उसके बाद आगे बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, अर्थिंग अप। अर्थिंग अप का मतलब होता है मिट्टी चढ़ाना। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है अर्थिंग अप इज डन इन शुगर केन आफ्टर, मतलब कि गन्ने में कितने दिनों बाद हम अर्थिंग अप करेंगे, मिट्टी चढ़ाएंगे। तो ये जो है 45 से 50 दिन के बाद की जाती है, या कहीं कहीं 45 से 60 दिन के बाद भी हम इसको करते हैं। तो 45 से 50 के अकॉर्डिंग 6 to 8 वीक, 6 से 8 सप्ताह जो होगा, यानी कि आप याद रख सकते हैं कि 6 से 8 सप्ताह बाद अर्थिंग अप करते हैं गन्ने में। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़े, बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बात हो रही है विच क्रॉप इज हैवी फीडर ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम का पूछ रहा है कि पोटेशियम का हैवी फीडर निम्नलिखित में से कौन सी क्रॉप होगी। काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बनाना। बनाना यानी केला, बनाना यानी केला। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पूछता है लेडी फिंगर। लेडी फिंगर काय की वेराइटी है, तो लेडी फिंगर जो है आपकी बनाना की वेराइटी है। ठीक है, उसके अलावा होंडा, चंपा, ओवन, बेल्ची, ये सब बनाना की इंपॉर्टेंट वेराइटियां हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके अलावा आपका मैंगो का जैसे पूछ लेता है कि म्यूटेंट वेराइटी कौन सी होती है, तो रोजी का होती है। ये हमको कुछ याद रखना है। ठीक है, कैगिंग टेक्निक पूछ लेता है, कैगिंग टेक्निक किससे संबंधित है, तो कैगिंग टेक्निक जो है आपकी वो आपकी मैंगो से संबंधित है। कैगिंग टेक्निक, ठीक है, किससे संबंधित है, तो मैंगो से संबंधित है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद फिर आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायोसियस पपाया वेराइटी, मतलब कि निम्नलिखित में से डायोसियस वेराइटी पूछ रहा है। तो डायोसियस वेराइटी जो है, डायोसियस और गायनोडायोसियस दो प्रकार की वेराइटियां होती हैं किसके अंदर, पपीते के अंदर। इसमें बहुत सारी आपको कंफ्यूजन भी होती होगी। ठीक है, तो जो डायोसियस वेराइटी होती है ना, उनकी जो सीड रेट होती है ना, वो उसकी वो आपकी 400 से 500 ग्राम होती है। ये अपन को याद रखना है। और गायनोडायोसियस की जो होती है वो आपकी 250 से 300 ग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से उनकी सीड रेट होती है। तो ये अपन को याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पर वेराइटी पूछ रहा है कि डायोसियस वेराइटी कौन कौन सी है, तो पूसा मैजेस्टी, सोलो, ताइवान, ठीक है, और पूसा नन्ना, ये सब जो है ना ये आपकी गायनोडायोसियस वेराइटी है। गायनोडायोसियस वेराइटी है। दो प्रकार की वेराइटी होती है, डायोसियस और गायनोडायोसियस।
तो गायनोडाइसियस में कौन कौन सी आ गई, पूसा मेजेस्टी, सोलो, ताइवान, पूसा नन्ना, ये सब आ जाएंगे आपके, ऑल आर गायनोडाइसियस। ठीक है, ये अपन को यहां पर याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। किसी दिन पपाया को अगर हम समझाएंगे और आगे सीरीज में अगर पपाया का कॉन्सेप्ट आएगा तो बहुत सारी डिटेल्स को हम बता देंगे, क्योंकि अगर अभी यहां पर इसको कवर करेंगे तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। चलिए आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। तो यहां पर बात कर रहा है, इन इंडिया डेट पाम इज हार्वेस्टेड एट विच स्टेज। काफी अच्छा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। बात कर रहा है डेट पाम यानी खजूर की बात कर रहा है, भारत में खजूर को कौन सी स्टेज में काटते हैं या कौन सी स्टेज में उसको हार्वेस्ट करते हैं। तो देखिए 4 स्टेज होती है, इसको आप यहां पर जान लीजिए। जो डोका होती है ना, डोका मतलब कि जब अर्ली वेराइटी, अर्ली स्टेज में जब यानी कि वो आधा पका है आधा कच्चा है, उस स्टेज में अगर हम उसको काटेंगे तो उसको डोका स्टेज कहते हैं। अगर लेट स्टेज में काट रहे हैं यानी कि पूर्ण रूप से जो खजूर है वो पक चुकी है तो उसको हम बोल देते हैं डांग। उसके बाद फिर एक होता है आपका गंडोरा या गंदोरा, एक स्टेज होती है, ये होती है ग्रीन स्टेज। कौन सी स्टेज होती है, ये होती है ग्रीन स्टेज। ग्रीन स्टेज यानी कि जब जो खजूर होती है वो हरे रंग में रहेगी, यानी कि वो पकी नहीं है, उस स्टेज की जब बात करेंगे तो इसको हम क्या बोल दिया, ग्रीन स्टेज। और एडिटेबल वाली जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं पिंड स्टेज। बोलते हैं ना कि पिंड खजूर या पिंड बाजार में, तो पिंड मतलब ये एडिटेबल वाली स्टेज होती है खजूर की। 4 स्टेज है, डांग, डोका, गंडोरा और पिंड स्टेज। तो एग्जाम में क्या पूछ रहा है आपके, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि डेट पाम का इंडिया में कौन सी स्टेज पे हार्वेस्ट करते हैं, तो उसको अर्ली स्टेज में हार्वेस्ट करते हैं, यानी कि डोका स्टेज में हार्वेस्ट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा इसको। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरे साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर आप जानते चल रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। चलिए आगे बढ़े, बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ म्यूटेंट वेराइटी ऑफ मैंगो। हमने जाना था यहां पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रोजी का। ठीक है, रोजी का यहां पर राइट आंसर होगा। अभी कुछ फैक्ट्स में जाना था हमने। नेक्स्ट बात करें हम, इंडियन हॉर्टिकल्चर इंडियन हॉर्टिकल्चर मैगजीन कहां से पब्लिश होती है, तो ये आपकी ICAR से पब्लिश होती है। ICAR से, हॉर्टिकल्चर है तो IIHR नहीं है, ICAR से ही पब्लिश होगी। मैगजीन का नाम है इंडियन हॉर्टिकल्चर, इसको याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आगे बात करें, इन सीड टेक्नोलॉजी द टर्म ईयर का मतलब क्या होता है। ईयर का मतलब होता है टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, यानी कि पुष्प क्रम के प्रकार, हम इसको कह सकते हैं किसको, ईयर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। फिर उसके बाद आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बात हो रही है सीड प्राइमिंग इंप्रूव्स। देखिए प्राइमिंग का मतलब होता है, तंबाकू में भी हम करते हैं, प्राइमिंग का मतलब होता है मॉइस्चर को रिमूव करना, या मॉइस्चर को या नमी को सुखाना, इसको हम प्राइमिंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर सीड प्राइमिंग कर रहा है। सीड प्राइमिंग मतलब कि जो बीज है उसकी नमी को थोड़ा सा हमको कम करना है, नमी को सुखाना है। तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण जो उसकी वायबिलिटी है, जो वायबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, यानी कि उसकी बिगरनेस बढ़ जाएगी, बिगर बढ़ जाएगी, बिगर ऑफ सीड्स बढ़ जाएगा। ये प्राइमिंग का मेन इंपॉर्टेंट होता है और ये इंपॉर्टेंस भी होता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वायरल डिसीज। वायरल डिसीज मतलब कि विषाणु जनित रोग कौन सा है, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। और यहां पर बात कर रहे हैं हम मिल्क फीवर की। तो आपका जो मिल्क फीवर होता है, मिल्क फीवर आपका कैल्शियम की कमी के कारण होता है। मिल्क फीवर किसके कारण होता है, कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण होता है। एंथ्रेक्स जो है वो आपका बैक्टीरियल डिसीज है। उसके बाद फूट एंड माउथ डिसीज, खुरपका मुपका जो है ये वायरल डिसीज है, वायरस के कारण होती है, जिसमें पशु के जीभ पे और पैर में छाले पड़ जाते हैं। काफी ये कष्टदायी बीमारी है। ठीक है, HS का मतलब होता है हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया। ठीक है, ये आपको यहां पर याद रखना है, राइट आंसर होगा FMD। उसके बाद आगे बात करेंगे पास्चुरेशन ऑफ पिग। पास्चुरेशन ऑफ पिग, इसको हम फैरोइंग के नाम से जानते हैं, इसको हम फैरोइंग के नाम से जानते हैं। पास्चुरेशन ऑफ पिग यानी फैरोइंग बोलते हैं। उसके बाद गाय और भैंस का जो बयानी की क्रिया होती है, ठीक है, बयानी मतलब बच्चा देने की क्रिया होती है, उसको हम बोलते हैं काविंग। ठीक है, उसको हम बोलते हैं काविंग। और ये होगा आपका फैरोइंग। ये किसके लिए बात कर रहे हैं, सुअर के लिए बात कर रहे हैं। अगर बकरी की बात करेंगे तो बकरी का हो जाएगा आपका सर किडिंग। बकरी का क्या हो जाएगा, बकरी का हो जाएगा ये आपका किडिंग। और भेड़ की बात करेंगे तो भेड़ का क्या हो जाएगा आपका लैम्बिंग। भेड़ का क्या हो जाएगा आपका लैम्बिंग। यहां पर सुअर की बात कर रहा है तो यहाँ पर होगा आपका फैरोइंग, FARROWING, फेयरिंग या फेयरिंग होता है। ये अपन को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद फिर आगे बात करेंगे हम
व्हाट इज इंटरकार्विंग पीरियड ऑफ एक्सोटिक काउ। इंटरकार्विंग पीरियड का मतलब होता है कि एक बार गाय ने दूध दिया है, उसके बाद जब दोबारा वो बच्चे को जन्म देगी, उसके बीच का जो पीरियड होगा उसको हमने इंटरकार्विंग पीरियड के नाम से जाना। ठीक है, तो ये पूछ रहा है एक्सोटिक काउ के लिए। एक्सोटिक काउ मतलब कि जो विदेशी गाय है उनकी बात कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन के हिसाब से बात करूं तो राइट आंसर होगा यहां पर 12 से 13 मंथ। ठीक है, जो एक्सोटिक काउ होती हैं वो उनका इंटरकार्विंग पीरियड ज्यादा नहीं होता है, जल्दी वो दूसरे बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो जाती है, या उनका 12 से 13 महीने इंटरकार्विंग पीरियड होगा। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। यहां पर बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, द प्रेजेंस ऑफ पैथोजन और इट्स पार्ट ऑन होस्ट प्लांट। पैथोजन से रिलेटेड यानी पैथोलॉजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और ये आपका साइन यहां पर राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको यहां पर डाला गया है। फिर उसके बाद बात करेंगे बेस्ट फंजीसाइड यूज्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ प्लांट डिसीज। यहां पर बात कर रहा है फंजीसाइड में। ठीक है, तो फंजीसाइड यानी कि कवकनाशी में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग करते हैं, तो सल्फर का प्रयोग हम ज्यादा करते हैं। ठीक है, और फंजीसाइड जैसे जो कवक से रिलेटेड बीमारियां होती हैं उनकी कंट्रोल के लिए हम फंजीसाइड यानी कि कवकनाशी का प्रयोग करते हैं, और उसमें भी हम सल्फर कंपाउंड का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कई सारी परीक्षाओं में पूछा है, अपन को भी इसको याद रखना है। आंसर होगा सल्फर। ठीक है, उसके बाद आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। यहां पर बात हो रही है द टर्म मेंडेलियन पॉपुलेशन इज फर्स्ट यूज्ड बाय, मतलब कि एक टर्म है मेंडेलियन पॉपुलेशन, ये किसी वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी, उनका नाम है राइट। उनका नाम है राइट। यहां पर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे डीएनए एंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। तो डीएनए और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम जानते हैं क्रोमेटिन के नाम से जानेंगे। ठीक है, उसको क्रोमेटिन के नाम से जानेंगे, तो राइट आंसर होगा यहां पर आपका क्रोमेटिन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद फिर आगे बात करें हम, ड्रिप इरिगेशन इज मोस्ट सुटेबल। काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि रिसेंट में कई सारे एग्जाम में ये पूछा जा रहा है। ड्रिप इरिगेशन कहां से आया था, इजराइल से आया था। इसको ट्रिकल इरिगेशन के नाम से भी जानते हैं, टपक विधि के नाम से भी जानते हैं, बूंद बूंद विधि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये जो है सबसे बेस्ट किसके लिए है, ये आपके सलाइन सॉइल के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। सलाइन सॉइल के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, अब ये सलाइन सॉइल होता क्या है, तो 2 मिनट हम इसको जान लेते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन ये है, हम सलाइन अल्कलाइन सॉइल को जान लेते हैं। 2 प्रकार की मृदा होती है, 2 प्रकार की मृदा होगी, एक होगी आपकी सलाइन सॉइल, एक होगी आपकी सलाइन सॉइल। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लवणीय मृदा के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, लवणीय मृदा के नाम से हम इसको जानेंगे। और क्या है, और होगा आपका अल्कलाइन सॉइल। अल्कलाइन सॉइल को किस नाम से जानते हैं, इसको हम क्षारीय मृदा के नाम से जानते हैं। इसको हम क्षारीय मृदा के नाम से, अब छोटा सा जान लेते हैं, फिर किसी वीडियो में इसको हम कवर कर लेंगे। मुझे लग रहा है ये दिख नहीं रहा होगा, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका अल्कलाइन सॉइल, जिसको हम ये हो गया आपका सलाइन सॉइल, जिसको लवणीय मृदा के नाम से जानते हैं। ये हो गया आपका अल्कलाइन सॉइल, जिसको क्षारीय मृदा के नाम से जानते हैं। अगर इसके पीएच की बात करेंगे तो 8.5 से कम इसका पीएच होता है। ठीक है, और इसकी ईसी की बात करेंगे तो ये आपके 4 मिलीमोल पर सेकंड से इसका क्या होता है, ज्यादा होता है। और ईएसपी की बात करेंगे तो इसका जो ईएसपी होता है वो होता है ईएसपी आपका 15% से कम होता है। ईएसपी का मतलब होता है एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और ईसी का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इनमें कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही है। अगर हम अल्कलाइन सॉइल की बात करेंगे तो इसका पीएच जो है 8.5 से ज्यादा होगा, 10 के आसपास होगा, 8.5 से 10 तक। ईसी जो है इसकी ईसी यहां पर ज्यादा थी, इसकी ईसी कम रहेगी। ठीक है, इसकी इसी 4 मिलीमोल पर सेकंड से ज्यादा होती है, और इसका जो ईएसपी होता है वो 15% से ज्यादा होता है। काफी अच्छा टॉपिक है, किसी और एक सेपरेट वीडियो में हम इसको आप बता देंगे, अभी आप इतना ही कवर कर लीजिए। ठीक है, ये एग्जाम में पूछता है कि सलाइन सॉइल का पीएच कितना होता है, अल्कलाइन सॉइल का पीएच कितना होता है, ईसी कितना होता है, ईएसपी कितना होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बात करें। हम आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। पूछ रहा है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर बोल दो या व्हाइट रस्ट इन मस्टर्ड, ये किसके कारण होता है, तो जो व्हाइट रस्ट होता है जिसको हम हिंदी में सफेद गेरुई के नाम से भी जानते हैं, ये आपका अल्ब्यूगो कैंडिडा के कारण होता है। ये काफी समस्या देखने को मिलती है क्रूसीफेरी फैमिली में, विशेष करके सरसों में। ठीक है सर, चलिए आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की।
तो यहां पर बात कर रहे हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल की बात कर रहा है। कब इनेक्टेड हुआ था? तो ये 2013 में इसका इनेक्टेशन हुआ था या इनेक्टेड ये हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर आएगा 2013। ठीक है, बातों में हमने जान लिए टॉप 20 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब आपके लिए एक होमवर्क है, यानी कि आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। क्वेश्चन ऑफ द डे की अगर हम बात करेंगे तो द ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ टोबैको यानी तंबाकू की उचित बीज दर की ये बात कर रहा है। ऑप्शन है 1 से 2 केजी पर हेक्टेयर, 3 से 5 केजी पर हेक्टेयर, 6 से 7 केजी पर हेक्टेयर, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, राइट आंसर नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको हमारा ये प्रयास पसंद आएगा। आप अभी तक अगर हमारे साथ जुड़े रहे हैं तो आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, नया कोर्स परचेस करना चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से, हिंदी इंग्लिश मीडियम से, तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट या फिर स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क जरूर कीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।